प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आरंभ करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत की संसद में बजट प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री के द्वारा बजट की प्रस्तुति की गई। तो ये सीधे बजट चाहे आपके पाठ्यक्रम में नहीं हो, लेकिन भारतीय संसद भारत की संघीय व्यवस्थापिका आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। अतः बजट सत्र के माध्यम से, बजट के माध्यम से आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझें, उसकी महत्वपूर्ण बातों को जानें। तो भारत में 4 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। इनमें बजट अधिवेशन, इसके बाद जो कि इस समय चल रहा है, और इसके पश्चात ग्रीष्मकालीन अधिवेशन, इसके पश्चात मानसून अधिवेशन और वर्ष के अंत में शीतकालीन अधिवेशन। ये भारतीय संसद के 4 अधिवेशनों की मुख्य परंपरा रही है। और भी अधिवेशन आवश्यकता पड़ने पर बुलाए जा सकते हैं, लेकिन मोटे रूप से ये 4 अधिवेशन की परंपरा हम देखते हैं। ये बजट पहले फरवरी मास के अंतिम दिन शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब इस पर अधिक चर्चा के लिए, अधिक व्यवस्थित करने के लिए इसको फरवरी के प्रथम दिन ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। आज जैसा कि मैं सुबह समाचार देख रहा था, तो उसमें था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएंगी, अर्थात ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वित्त मंत्री संसद में अथवा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। बजट एक वित्तीय प्रस्ताव है, बजट सरकार की आय व्यय का विवरण है और इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांत है कि बजट का अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम के हाथ में होना चाहिए। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास को देखें तो अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था और वे जब ब्रिटिश संसद का विकास हो रहा था तो उसमें वे प्रतिनिधित्व चाहते थे। जब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो अमेरिका में आंदोलन आरंभ हुआ, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अर्थात उसके पश्चात से लोकतांत्रिक देशों में ये सिद्धांत है कि जो कर लगाने का, कर इकट्ठा करने का, इसके बारे में जो भी निर्णय हो वो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो। राजनीति विज्ञान में इस बात को भली भांति समझना है कि
जो टैक्सेशन व्यवस्था है वो, और जो भी सरकार की आय व्यय की व्यवस्था, उस पर संपूर्ण नियंत्रण निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। अगर हम ब्रिटेन के इतिहास को देखें, हमें ब्रिटेन का इतिहास भी पढ़ना है, और ब्रिटेन के इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि वहाँ पर जब जब राजा को अधिक करों की आवश्यकता थी तो वे जनता के प्रतिनिधियों को बुलाते, जो विभिन्न व्यवसाय के वर्ग थे उनके प्रमुख लोगों को बताते, उनकी सहमति से ही कर बढ़ाते। ब्रिटेन के राजा अपने दरबार में बैठते, ये दरबार ही लॉर्ड सभा का आज रूप है, लेकिन जब भी टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती तो केवल लॉर्ड अथवा दरबार के द्वारा नहीं, बल्कि जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके ही निर्णय लिया जाता। यही परंपरा ब्रिटेन में कॉमन सभा के विकास का कारण है। यद्यपि लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को बजट पूरे विस्तार से पढ़ाया जाता है, बजट सरकार के आय का व्यय का वार्षिक विवरण है। वर्तमान सरकार इसमें नए आयाम देना चाहती है। वर्तमान सरकार ने रेल बजट को अलग जो प्रस्तुत करने की परंपरा थी उसको समाप्त किया। अब संपूर्ण भारत सरकार का एक ही बजट होता है, पहले 2 बजट होते थे। तो ये जहाँ लोक प्रशासन में बजट निर्माण, बजट की संसद से स्वीकृति, बजट का क्रियान्वयन और वित्त पर संसदीय नियंत्रण आदि विस्तार पूर्वक लोक प्रशासन में पढ़े जाते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम उनके विस्तार में न जाकर इस बात को समझ लें कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, सरकार का राजकोष, सरकार की कर प्रणाली, उस पर संपूर्ण नियंत्रण निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से है। अगर कोई व्यक्ति आलोचना करता है प्रशासन की, सरकार की, तो हम बताएं कि जब आप वोट देते हैं तो उस समय अपने विचारों को व्यवहारिक रूप दें। जब आप वोट देते हैं तो 5 साल के लिए जो वित्तीय प्रबंधन का अधिकार भी आप किन हाथों में दे रहे हैं वो आप तय करते हैं। तो ये लोकतांत्रिक देशों में जो सिद्धांत है, वित्तीय नियंत्रण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथों में, और इस नाते ये लोकसभा को अधिकार है, राज्यसभा को ये अधिकार बहुत कम है, केवल विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन अंतिम वित्तीय मामलों पर अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है। तो मैं समझता हूं कि आप इन पक्षों को ध्यान रखेंगे, फिर संपूर्ण देश की प्रशासनिक व्यवस्था का के वित्तीय वर्ष के आय व्यय की जांच होती है, लेखा रखा जाता है, अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, और 31 मार्च के पश्चात जो नया वित्तीय वर्ष आरंभ होता है 1 अप्रैल, उसमें नए खर्च आरंभ किए जाते हैं, और जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसकी ऑडिटिंग
अंकेक्षण किया जाता है और उसके पश्चात नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करता है। संसद के द्वारा पारित बजट प्रस्तावों का कहां पर कैसे उल्लंघन हुआ है इसकी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति ये लोक लेखा समिति को सौंपते हैं। लोक लेखा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं और इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता विपक्षी दल का होता है। तो ये उन स्थितियों पर विचार करती है कि संसद के द्वारा पारित बजट का उल्लंघन क्यों हुआ है। तो दूसरे प्राक्कलन समिति है, भविष्य में सरकारी धन का किस प्रकार से कुशलता पूर्वक प्रयोग हो इसके लिए सुझाव देती है। जहां लोक लेखा समिति संपूर्ण बजट का पोस्टमार्टम करती है, वहीं प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति, एस्टिमेट कमेटी भविष्य में खर्च होने वाले धन के संबंध में कार्य करती है। लेकिन ये केवल 1 या 2 विभागों पर ही 1 वर्ष में कार्य करती है। तो जिस प्रकार हम खर्च किए गए धन पर विचार करते हैं भी उचित है या नहीं, जो हमने खर्च किया वो उचित है या नहीं, धन वापस नहीं आता लेकिन उस पर हम विचार करते हैं ताकि आगे से सावधानी हो। और प्राक्कलन समिति भविष्य में खर्च किए जाने वाले धन की योजना बनाती है, जैसा हम भविष्य में खर्च होने वाले धन की योजना बनाते हैं। तो ऐसे ही जिस प्रकार व्यक्ति अपने सीमित धन का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। और इसमें जो सहायक संस्था है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये संसद की एक सहायक समिति है वित्त पर संसदीय नियंत्रण की। और आपकी जानकारी के लिए पूरे देश की एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। प्रत्येक राज्य सरकार की ऑडिटिंग, अंकेक्षण इसी के द्वारा किया जाता है। और ये जो राज्य सरकार के खर्च हैं उनकी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। राज्यपाल विधानसभा में और राज्य लोक लेखा समितियों के माध्यम से अपना कार्य संपादित करते हैं, ठीक वैसे जैसे मैंने आपको संसद में बताया। तो इस प्रकार हमारे संसद में वित्तीय व्यवस्था है। आपके वित्त विधेयक और धन विनियोजन विधेयक में अंतर भी पूछा जा सकता है। बजट एक वित्तीय प्रस्ताव है, विनियोजन विधेयक राजकोष से धन निकालने का प्रस्ताव है। यहाँ पर सामान्य विधेयक और धन विधेयक का भी अंतर अक्सर पेपर में पूछा जाता है, हम इनकी भी तुलना करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। आप भी संसद में प्रस्तुत बजट को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और ये हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा एक भाग है। इस पर आपकी कोई भी शंकाएं हो पर आप भेज सकते हैं, अपने उसकी चर्चा करेंगे। आगे क्लास में भी आपको कोई शंका हो तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।